हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएलडी फिजियो पे आप सबका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस के शाफ्ट के फ्रैक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज ए कॉमन फ्रैक्चर और इन एनी एज, ये किसी भी एज में आ सकता है और वेरी कॉमन फ्रैक्चर होता है। दिस फ्रैक्चर कैजुअल बाई इनडायरेक्टेड ट्विस्टिंग और बाइंडिंग फोर्स की वजह से भी हो सकता है एंड फॉल ऑन आउट स्ट्रेचन हैंड, और हाथ के बल गिर जाने के कारण भी हो सकता है, और या डायरेक्टेड इंजरी टू द आर्म, आर्म के ऊपर डायरेक्टेड कोई इंजरी हो जाए उसके कारण भी ये आ सकता है। इसके एनाटॉमी की बात करें तो ह्यूमरस इज ए लॉन्ग बोन, ह्यूमरस एक टिपिकल लॉन्ग बोन होती है। द अपर हाल्फ ऑफ शाफ्ट, इसके शाफ्ट का जो ऊपर वाला भाग होता है वो रफली सिलेंड्रिकली होता है एंड लोअर हाल्फ इज फ्लैटन, और लोअर हाल्फ फ्लैट होता है। शाफ्ट के ऊपर एक डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी होती है जहां पे डेल्टोइड मसल्स का अटैचमेंट देखने को मिलता है। पोस्टीरियर जो सरफेस होता है शाफ्ट का, वहां पे एक क्रॉस्ड करती हुई ओब्लिक सेलो ग्रू पाई जाती है जहां पे रेडियल नर्व अपने को देखने को मिलती है, रेडियल नर्व ग्रू से निकलती है। ह्यूमरस जो बोन होती है अपनी, उसके सराउंडेड मसल्स का अटैचमेंट होता है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, और इसके अंदर कुछ जैसे कि कंपाउंड फ्रैक्चर इसके अंदर बहुत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि मसल्स का अटैचमेंट है, तो इतने ज्यादा वहां पे फ्रैक्चर नहीं हो पाता है। दूसरा होता है कि इसमें जो यूनियन होता है फ्रैक्चर का, हीलिंग जो होगा बहुत ही जल्दी होगा क्योंकि वहां पे रिच ब्लड सप्लाई होती है, अपने को देखने को मिलती है, रिच ब्लड सप्लाई पाई जाती है वहां पे। और सम डिग्री ऑफ माल यूनियन में अपने को देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पे जो मसल्स का अटैचमेंट होता है वो थिक मसल्स कवर बना लेती है, इसलिए अपन को वहां पे माल यूनियन देखने को भी मिल सकता है। कुछ इस तरह से शाफ्ट के अंदर फ्रैक्चर आ सकते हैं जैसे एक्सरे में कुछ दिखाया गया है, जैसे कि ये बीच में से टूट गया, यहाँ से नीचे से भी ये टूट सकता है, एंड ये यहाँ से भी इसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ फ्रैक्चर आ सकते हैं। और ये होती है अपनी डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पे डेल्टोइड मसल्स का अटैचमेंट। डेल्टोइड मसल्स का अटैचमेंट कुछ इस तरह होता है, जैसे इसके अंदर फ्रैक्चर आते हैं तो मसल्स क्या है कि जो प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट होता है उसको अपनी तरफ खींच लेती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, तो इसके कारण इसका डिस्प्लेसमेंट अपन को देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं पैथो एनाटमी। पैथो एनाटमी में क्या होता है, द ह्यूमरस फ्रैक्चर प्रोटोटाइप फ्रैक्चर्स होते हैं। इसके अंदर किसी भी पैटर्न के अंदर फ्रैक्चर आ सकते हैं, जैसे कि ट्रांसवर्सली आ गया, स्पाइरली आ गया, ओब्लिक आ गया, कैसे भी किसी पैटर्न के अंदर इसके अंदर फ्रैक्चर्स आ सकते हैं। इट मे बी एन अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, यदि अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होगा उसके अंदर अगर प्रोक्सिमल और डिस्टल फ्रेगमेंट अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ओनली फॉर वो फ्रैक्चर आ गया और अपनी जगह स्टेबल है, तो वहां पे अपन को एंगुलेशन देखने को मिल सकता है। और एंगुलेशन की जो मोस्ट कॉमन साइड होती है वो लेटरल एंगुलेशन होती है। बिकॉज क्यों होती है, क्योंकि अबडक्शन ऑफ द प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट बाय द डेल्टोइड मसल्स, डेल्टोइड मसल्स के कारण जो प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट है उसका अबडक्शन हो जाता है, इसके कारण अपन को वहां पे एंगुलेशन देखने को मिल सकता है और लेटरल एंगुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। और दूसरा ऐसा क्या हो सकता है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग अपन को देखने को मिल सकती है फ्रेगमेंट्स की। तीसरा होता है इसके अंदर डिस्ट्रक्शन अकर एट द फ्रैक्चर साइट बिकॉज द ग्रेविटी, और ग्रेविटी कारण अपन को वहाँ पे डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिल सकता है। इसके पैथो एनाटॉमी की बात होगी, अपन डायग्नोसिस की बात करते हैं, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। शाफ्ट के जो फ्रैक्चर होता है उसका डायग्नोस वेरी सिंपल होता है क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होती है विद द क्लासिक साइन एंड सिम्टम्स अपन को देखने को मिलेंगे फ्रैक्चर्स के ऊपर। और देर में बी रिस्ट ड्रॉप इफ द रेडियल नर्व इज इंजर्ड, यदि वहाँ पे रेडियल नर्व इंजर्ड हो चुकी है तो वहाँ पे इनको रिस्ट ड्रॉप देखने को मिल सकता है। रेडियल नर्व इंजर्ड इसलिए हो सकती है कि वहाँ पे एक रेडियल ग्रूव आ जाती है और रेडियल ग्रूव से रेडियल आर्टरी निकलती है और वहीं से नर्व निकलती है, तो अगर वहाँ पे फ्रैक्चर आता है तो अपन को रेडियल नर्व की इंजरी अपन को देखने को मिल सकता है और रेडियल आर्टरी की भी इंजरी देखने को मिल सकता है, और इन दोनों की वजह से ही अपने को रिस्ट ड्रॉप देखने को मिल सकता है अपने हैंड के अंदर। और तीसरा इसका होता है कि एक्सरे ऑफ द फुल आर्म है, अपन एक्सरे कर लेंगे फुल आर्म का, एंड शोल्डर एंड एल्बो शुड बी डन। देखिए इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा है कि अपनी जो रेडियल नर्व होती है वो किस तरह से आती है, और ये देखो यहाँ से आके अपनी जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट के पीछे से गुर्व से निकलते हुए फिर आगे आती है। तो इसके अंदर अगर फ्रैक्चर्स होते हैं जैसे कि इस तरह से फ्रैक्चर्स आ जाता है तो यहाँ पे रेडियल नर्व का इंजरी होने का चांसेस रहता है, और इस इंजरी की वजह से अपन को अपने हैंड के अंदर रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं।
तो इसके अंदर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ दीज फ्रैक्चर यूनिट इजीली, मतलब मोस्ट केस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ट्रीटमेंट बहुत इजी होता है। और एनाटोमिकली रिडक्शन इज नॉट नेसेसरी एज ए लॉन्ग फ्रैक्चर इज स्टेबल, यदि स्टेबल नहीं है तो वहाँ पे अपन इसको एनाटोमिकली वगैरह रिडक्शन अपन नहीं कर सकते हैं। सम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलेशन इज एक्सेप्टेबल, और कुछ अमाउंट के अंदर क्या होगा कि जब भी फ्रैक्चर होगा तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी अपन को देखने को मिलेगा या फिर एंगुलेशन भी अपन को देखने को मिलेगा। एंगुलेशन की अपन ने बात की थी कि जैसे उसका डेल्टोइड मसल्स की वजह से प्रोक्सिमल फ्रैगमेंट का अबडक्शन हो जाता है, तो एंगुलेशन अपने को वहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो अपन इसका दो तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे पहला तो होता है अपना कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और दूसरा होता है ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर क्या करेंगे, पहले करेंगे अपन यूं स्लेब। यूं स्लेब ट्रीटमेंट क्या होता है, यूं स्लेब एक प्लास्टर स्लेब होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द नेक over the shoulder onto the lateral aspect of the arm sorry, under the elbow to the medial side of the arm। यहाँ से ऐसे इसको अंदर अपन प्लास्टर स्लैब लगा देंगे। और इट शुड बी प्रिवेंट, ये प्लास्टर स्लैब किस काम आती है, इट शुड बी प्रिवेंट लेटरल एंगुलेशन, लेटरल एंगुलेशन को रोकने के काम आती है। यूं स्लैब इज सपोर्टेड विद ए ट्रेंगुलर सीलिंग, और यूं स्लैब को अपन ट्रेंगुलर सीलिंग की मदद से सपोर्ट कर सकते हैं। और द स्लैब इज रिमूव्ड अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 वीक्स के बाद में अपन स्लैब को रिमूव कर सकते हैं और शोल्डर के एक्सरसाइज स्टार्ट करवा सकते हैं। आगे देखते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का टाइप 2, हैंगिंग कास्ट। हैंगिंग कास्ट क्या होती है, इट इज यूज्ड लोअर थर्ड फ्रैक्चर, जब भी शाफ्ट का लोअर थर्ड से टूटेगा तो अपन वहां पे इसको हैंगिंग कास्ट को यूज लेते हैं ह्यूमरस के अंदर। और द वेट ऑफ द लोअर द वेट ऑफ द लिम्ब एंड द कास्ट इज सपोज्ड नेसेसरी ट्रैक्शन कीप द फ्रैक्चर अलाइंड, और वहां पे अपन को थोड़ा बहुत सपोर्ट देकर ट्रैक्शन लगा के इसको अलाइनमेंट में लाके अपन ये हैंगिंग कास्ट लगाकर इसको इमोबिलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर थर्ड आता है चेस्ट आर्म बैंडेज। ये बैंडेज आर्म के ऊपर लगाया जाता है, जो चेस्ट आर्म से चेस्ट के ऊपर स्टेप किया जाता है। और दिस मच इमोबिलाइजेशन इनसफिशिएंट फॉर द फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस इन चिल्ड्रन लेस देन 5 years ऑफ एज, मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूज लिया जाता है। और ये पूरे मतलब इस स्टेप आर्म को चेस्ट को साथ लेके पूरे को स्टेप किया जाता है, और ये इमोबिलाइज के लिए सफिशिएंट होता है 5 साल से कम बच्चों के लिए। कुछ इस तरह आप देख सकते हो, ये इसके अंदर होती है यूं स्लेब, यूं स्लेब कुछ इस तरह लगाई जाती है। और ये होती है अपनी हैंगिंग कास्ट, और आगे ये होती है अपनी जो 5 साल कम उम्र के बच्चे होते हैं अपने चेस्ट आर्म बैंडेज, इसको बोलता है। आगे बात करते हैं टाइप 2 ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इन केस रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल एंड ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन इज रिक्वायर्ड। ये कब करेंगे, जब अपना कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो चुका है, या फिर वहां पे अपना जो अपन रिडक्शन कर रहे थे इसको जैसे एक्सरे प्लास्टर किया और वापस की ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो उस केस के अंदर अपन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट यूज लेंगे। मोस्ट फ्रैक्चर कैन बी फिक्स्ड विथ प्लेट एंड स्क्रू। लास्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा, इसको अपन को अलाइनमेंट में करके फ्रैक्चर को, और वहां पे प्लेट लगानी पड़ेगी स्क्रू की मदद से, या फिर इंट्रामेडुलरी नेलिंग करनी पड़ेगी। और इज अनदर मेथड ऑफ द इंटरनल फिक्सेशन इसके अंदर लगाना पड़ेगा। यदि अपना कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है, ओपन फ्रैक्चर है, और वहां पे अपन को कमांड मतलब बहुत सारे फ्रेगमेंट्स के अंदर फ्रैक्चर आया है, तो अपन को वहां पे एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है। देखते हैं, ये है अपनी प्लेट। प्लेट कुछ इस तरह से लगाई जाती है, ये शाफ्ट का फ्रैक्चर है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे शाफ्ट का फ्रैक्चर, और इस तरह से प्लेट यहाँ पे यूज ली जाती है। ये है अपनी इंट्रामेडुलरी नेलिंग, नेलिंग कुछ इस तरह लगाई जाती है। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है नेलिंग वाला, क्योंकि इसके अंदर ऊपर से थोड़ा छोटा सा होल करके और नेलिंग अंदर लगा के ऊपर नीचे 2 स्क्रू लगा दिए जाते हैं। और ये होता है अपना एक्सटर्नल फिक्सेटर। ये देखिए यहाँ पे मतलब 2 3 4 से ज्यादा फ्रैक्चर आया है इसके अंदर, मतलब फ्रेगमेंट्स में अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड हो गया, तो इसके लिए अपन को एक्सेप्टर फिक्सेटर भी लगाने की जरूरत पड़ रही है। और ये ओपन फ्रैक्चर के अंदर हो सकता है, जैसे जहाँ पे स्किन फट जाए तो फ्रैक्चर मतलब बोन बाहर निकल जाती है स्किन से, जैसे ट्रैफिक रोड एक्सीडेंट के अंदर होता है ऐसा, तो वहां पे अपन को फिक्सेटर लगाने की जरूरत पड़ सकती है। आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की।
कि शाफ्ट के फ्रैक्चर में क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन के अंदर आ सकता है नर्व इंजरी का। इसमें क्या होता है, द रेडियल नर्व इज कॉमनली इंजर्ड हो सकती है, जो हमने हमें पहले बताया ऊपर। द इंजरी टू द नर्व इज जनरली ए न्यूरोफ्रैक्चर अपन बोलते हैं उसको। स्पाइरल फ्रैक्चर एट द जंक्शन ऑफ द मिडल एंड डिस्टल थर्ड इज कॉमनली रेडियल नर्व पाल्सी। मतलब कि एक जंक्शन होता है मिडल एंड डिस्टल थर्ड, वहां से अगर स्पाइरल फ्रैक्चर्स आते हैं तो अपने वहां पे रेडियल नर्व की इंजरी अपने देखने को मिल सकती है, और उसको अपन वहां पे रेडियल नर्व की पाल्सी भी अपने को देखने को मिल सकती है। दिस इज कॉल्ड होलिस्टन लुइस फ्रैक्चर। इसको अपन इस टाइप के फ्रैक्चर्स को बोलेंगे होलिस्टन लुइस फ्रैक्चर। द रेडियल नर्व इंजरी रिजल्ट इन, अगर रेडियल नर्व की इंजरी होती है तो क्या क्या अपन को देखने को मिलेगा, पैरालिसिस ऑफ द रिस्ट, रिस्ट के अंदर अपन को पैरालिसिस टाइप को देखने को मिलेगा, फिंगर्स के अंदर पैरालिसिस देखने को मिलेगा, और थंब एक्सटेंसर अपन को देखने को मिलेगा जिसको अपन रिस्ट ड्रॉप बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी मसल्स का मतलब प्रॉब्लम होगी, एक तो ब्रेकियो रेडियलिस के अंदर, और एक होती है सुपिनेटर के अंदर। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं अपन रेडियल नर्व इंजरी का, इट इज इन मोस्ट क्लोज फ्रैक्चर नर्व इज रिकवरी। यदि अपन क्लोज टाइप का फ्रैक्चर आया, मतलब अगर स्किन डैमेज नहीं हुई है या ब्लड का लॉस नहीं हुआ है, बोन अगर बाहर नहीं निकली है स्किन के, तो उसको बोलते हैं क्लोज टाइप फ्रैक्चर। यदि ऐसा फ्रैक्चर है तो उसके अंदर नर्व रिकवरी, इस धीरे धीरे नर्व रिकवर वापस होने लग जाती है। इन ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है कि ओपन फ्रैक्चर के अंदर मतलब कि कुछ टेंडन ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ सकती है अपन को। ओपन टाइप का फ्रैक्चर हो गया जैसे कि वहाँ पे स्किन फट गई और अपने नर्व का डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका है, वहाँ पे रिकवरी का कोई चांसेस ही नहीं रहा, तो अपन वहाँ पे टेंडन ट्रांसफर की जरूरत अपन को पड़ सकती है। और मॉडिफाइड जोन्स ट्रांसफर इज मोस्ट पॉपुलर, ये मोस्ट पॉपुलर होता है, इसके थ्रू अपन टेंडन ट्रांसफर करते हैं। ये देख लीजिए, ये होती है रिस्ट ड्रॉप, कुछ इस तरह से रिस्ट ड्रॉप हो जाता है अपना हैंड का। और आगे बात करते हैं जोन्स टेंडन ट्रांसफर क्या होते हैं। द मसल्स ऑफ द फोर आर्म सप्लाइड बाई मीडियन एंड अल्नर नर्व, जो अपनी मसल्स होती है फोर आर्म की, उनको सप्लाई करती है अपनी मीडियन नर्व और अल्नर नर्व, दोनों नर्व सप्लाई करती है। आर यूज्ड फॉर सबट्यूशन रिस्ट एक्सटेंशन, फिंगर एक्सटेंशन एंड थंब एबडक्शन एक्सटेंशन। ये मसल्स क्या करवाती है, जैसे कि रिस्ट का सबट्यूशन होता है, एक्सटेंशन होता है, फिंगर्स एक्सटेंशन करती है अपनी इन नर्व की मदद से ही, मीडियन और अल्नर नर्व की मदद से, और थंब एबडक्शन कर पाता है। द फॉलोइंग टेंडन्स आर यूज्ड, ट्रांसफर कैसे करते हैं, जैसे कि प्रोनेटर टेरेस मसल्स का जो टेंडन होता है उसको एक्सटेंसर कार्पे रेडियस के साथ, ब्रेविस के साथ अंदर अटैच कर दिया जाता है। फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस का एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल्स के साथ में, उसके साथ में अटैच कर दिया जाता है। और पाल्मरिस लॉन्गस का एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस के साथ में अटैच कर दिया जाता है। कुछ इस तरह से टेंडन ट्रांसफर किया जाता है। इसका दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है डिले एंड नॉन यूनियन। ये क्या होता है, फ्रैक्चर्स ऑफ द शाफ्ट, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ द मिड शाफ्ट और ओपन गो इनटू डिलेड और नॉन यूनियन हो सकता है। मतलब कि यदि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स होता है उसके अंदर भी नॉन यूनियन देखने को मिल सकता है, जहाँ मिड शाफ्ट के बीच में से टूटता है, क्योंकि वहाँ पे डेल्टोइड मसल्स का अटैचमेंट है, और बार बार मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होगा, तो वहाँ पे अपने जो प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट और डिस्टल फ्रेगमेंट दोनों आपस में एक दूसरे से हिलेंगे, तो वहाँ पे नॉन मतलब हीलिंग होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। The case of non-union, immobilization or destruction at the fracture site because of the gravity, और वहाँ पे immobilization भी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा और डिस्ट्रक्शन बार बार होता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर ग्रेविटी भी कुछ इन्वॉल्व होती है। आगे इसके ट्रीटमेंट की बात करें नॉन यूनियन की, तो नॉन यूनियन ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, ORIF मतलब ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करना पड़ेगा विद ए प्लेट के साथ के अंदर। बोन ग्राफ्टिंग भी अपन को करनी पड़ सकती है, और इट इफ यूजुअली परफॉर्मेड द लिम्ब इज suitably immobilized in adduction और यूजिंग ए न्यू स्लेप, और समटाइम्स शोल्डर स्पीकर कास्ट भी अपन यूज लेके उसको इमोबिलाइज करके नॉन यूनियन को रोक सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।